हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। जंप फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रैंड वेलकम है साथियों। तो चलिए आज हम लोग इतिहास में, जिसका भी जेट पेपर 2 में इतिहास है या यूजीसी नेट अपकमिंग एग्जाम्स में इतिहास है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग अभी आपको पता है मिडाबल इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जहां पे हम लोग दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों को पढ़ना हमने आरंभ किया था। और आज हमारा दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश है लोधी वंश। ठीक है, लोधी डायनेस्टी को पढ़ेंगे और यहाँ पर आज बहलोल लोधी से लेकर इब्राहिम लोधी और पानीपत के युद्ध तक पूरा एक ही क्लास में खत्म कर देंगे। साथ ही इस काल के जो स्थापत्य कला में जो प्रगति हुई थी उसको भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आता है। और इस काल को जानने की क्या सोर्सेस है ना, साहित्यिक सोर्सेस, वो भी मैचिंग में पूछा जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो रही स्पेशल चीजें। और इसके साथ ही आपको ये भी कह रहा हूं, जो हमने प्रॉमिस किया था एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे मेगा मॉक टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज का महासंग्राम स्टार्ट होने वाला है। और वो डेट भी आपको बता दूं, 10 मार्च से वो डेट आ गया है, जिसका आप सब इंतजार करें। सर मॉक टेस्ट का सीरीज कब से स्टार्ट होगा? तो 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है मेगा मॉक टेस्ट सीरीज, जो बिल्कुल आपका जेपीएससी जेट में जो आप एग्जाम देंगे ना, उसके पहले का एक प्रकार से एग्जाम के पहले एग्जाम देने वाला माहौल में आप इस प्रैक्टिस सेट में भाग ले सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में भाग लेने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? यहां पर आपको कितने एमसीक्यू मिलेंगे? 1000। आपको यहां से डायरेक्ट प्रश्न लड़ेगा भी लड़ेगा, ये भी बता दूं आपको। अगर आप 1000 एमसीक्यू कर लेते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो डायरेक्ट प्रश्न लड़ेगा, यानी जिसकी तैयारी कुछ भी नहीं है ना, वो भी यहां पर अच्छा फाइट आप दे सकते हैं, सिर्फ इस 10 प्रैक्टिस सेट के दम पर। तो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, हमारे ऐप एग्जाम फाइटर नंबर को डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहां से दिक्कत है तो हमारे ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और सीधे आप अभी डाउनलोड अगर कर लेते हैं तो 10 तारीख को आपको मैसेज चला जाएगा और आप प्रैक्टिस सेट में भाग ले सकेंगे। और अगर आपको कहीं तकनीकी समस्या हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपके लिए 24 आवर यहाँ पर रेडी रहते हैं और आपको जरूरी सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। ये 5 है, 7541840154, ये लास्ट में 154 है, कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट का जो 3 डिजिट है 154 है। ठीक है, इसी नंबर पे आपको कॉल कर देना है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और लोधी डायनेस्टी को पढ़ते हैं, लोधी वंश। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया, ये सबसे अंतिम थे। आप इसके पहले जो भी देख रहे थे वो सब क्या थे? तुर्क। वो तुर्क थे, है ना, मुस्लिम थे लेकिन तुर्क थे। और अब ये लोधी है ना, इकलौता है जो कि अफगान थे, है ना। तो भारत में अफगानी सत्ता की नींव पड़ी, प्रथम अफगानी, इसको बोलेंगे प्रथम अफगानी। इसके बाद द्वितीय अफगान होता है शासन, जब शेरशाह सूरी आते हैं, है ना। तो प्रथम अफगानी शासन की नींव कहां पड़ी? लोधी शासन काल में। ये तुर्क नहीं थे, इसके पहले जो 4 राजवंश थे वो तुर्क थे, लेकिन ये तुर्क नहीं थे। पहला बेसिक इसको समझ लीजिएगा। लोधी वंश का कार्यकाल देख लीजिए, 1451 से लेकर 1526 तक, यानी पानीपत का युद्ध। 1526 भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध है पानीपत। ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। और इसके बाद दिल्ली पे मुगलों का राज होता है, बाबर यहाँ पर सत्ता स्थापित कर लेते हैं। फिर हम लोग मुगल वंश के बाद में क्लासेस में चले जाएंगे। अभी चलिए इसको सीक्वेंस वाइज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लोधी वंश का कार्यकाल कब हुआ? 1451 से 1526। ये प्रथम अफगान साम्राज्य था, ठीक है, का ये प्रतीक है। अफगानों में भी कौन? गिलजई कबीले के शाहुकुल शाखा। ये भी प्रश्न आता ऑब्जेक्टिव में कि दिल्ली सल्तनत पे प्रथम अफगान सत्ता की स्थापना कब हुई? तो 1451 में। किस वंश ने करी? तो लोधी वंश ने। किसने किया? तो बहलोल लोधी ने। और यह जो प्रथम अफगान साम्राज्य था, लोधी वंश था, अफगान के किस कबीले से संबंधित था? तो गिलजई कबीले से। गिलजई कबीले के किस शाखा से संबंधित था? तो शाहुकेल शाखा से संबंधित था ये लोधी
वंश के शासक। ठीक है, अगर प्रश्न इस प्रकार आता है तो आप यहाँ पर कर पाएंगे। सबसे पहला जो शासक थे, हमने पिछले क्लास में भी देख लिया था, वो थे बहलोल लोदी। ठीक है, तो बहलोल लोदी का कार्यकाल देख लीजिए, और बहलोल लोदी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे। बहलोल लोदी का कार्यकाल देखिए कितना लंबा है, 1451 से 1489, टोटल देखिए तो 38 साल। अभी तक आप जितने भी शासक देखिए पूरे राजवंश में, दिल्ली सल्तनत के राजवंश में, जितने भी राजवंश में किसी ने भी इतना लंबा साल शासन नहीं किया। इसलिए एक प्रश्न यहां से बनता है कि दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो बहलोल लोदी का। यह दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक शासन करने वाला शासक था, यानी सबसे ज्यादा कार्यकाल इसी का था। इसका राजत्व का जो सिद्धांत था ना, किंगशिप थ्योरी, क्या था? तो समझिए, बहलोल लोदी का राजत्व तुर्की निरंकुशता पर नहीं बल्कि अफगान कबीलाई लोकतंत्र पर आधारित, यानी सॉफ्ट, इसका सॉफ्ट पावर था, है ना, क्रूरता नहीं था। जैसे अलाउद्दीन का देखते क्रूरता, है ना, ताकत का जोर, बलवन का बहुत ज्यादा प्रेशर, है ना, लोगों पे, अधिकारियों पे, वो यहाँ नहीं था। बिल्कुल कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये काम करते थे। इसकी और भी कुछ चीजों को समझ आप देखेंगे तो समझ जाएंगे सच में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। यह खुद को सरदारों के इक्विवेलेंट ही मानता था। ये कहता था मैं भी सरदार ही हूं, यानी अपने अधिकारियों के बराबर ही खुद को समझता था। बहलोल लोदी कभी भी अपने को बहुत बड़ा सुल्तान या शासक नहीं समझता था, और इसके जो सरदार, जो बड़े अधिकारी थे, उनको ये मनसद ए अली कहता था, यानी उसको सम्मान देता था। मनसद ए अली कहकर उसको सम्मान को बढ़ाता था। एक राइटर है अब्बास खान शेरवानी, अब्बास खान शेरवानी, अकॉर्डिंग अब्बास खान शेरवानी क्या होता है ना, ये कहते हैं कि वह, यानी बहलोल लोदी, सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था, और यदि कोई सरदार बीमार होता तो स्वयं उसकी सेवा में जाता था। बताइए, यानी शासक का जो राजगद्दी होता है उस पर यह नहीं बैठता था, जहां अधिकारी बैठते थे कालीन में नीचे जमीन पे, ये भी उसके साथ ही बैठते थे। यानी कि हम सभी बराबर हैं, हम सभी बराबर हैं, इस भावना को ये दिखाना चाहते थे, शो करना चाहते थे। और ये शेरवानी, जो अब्बास खान शेरवानी है, उनके अनुसार ये इनका वर्णन मिलता है। इसके अलावा कुछ इसके बारे में जान लीजिए। इसके काल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जिस प्रकार हमने पहले ही देखा कि दिल्ली सल्तनत का दायरा सिकुड़ रहा था, लेकिन इसने उसे फिर बढ़ाने का प्रयास किया और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि बहलोल लोदी की क्या? जौनपुर को फिर से दिल्ली सल्तनत में इसने मिलाया, यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। और वहां पर जौनपुर में महमूद शाह सरकी को हराया। किसको हराया? महमूद शाह सरकी को। और कब हराया? 1484 में, याद रखिएगा। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? बहलोल लोदी ने। कब मिलाया? 1484 में। और जौनपुर को मिलाने के बाद वहां का जो वायसराय है, जिसको सूबेदार कहते हैं, अपने पुत्र बरबक शाह को बनाया। तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न बनेगा। जौनपुर का विलय किसने किया? तो बहलोल लोदी ने। विलय करके वहां का वायसराय या सूबेदार किसे बनाया? बरबक शाह को। बरबक शाह कौन था? बहलोल लोदी का पुत्र था। जौनपुर को कब जीता? 1484 में। जौनपुर के किस शासक को हराया? तो महमूद शाह सरकी को। इसके जीवन का अंतिम अभियान है ग्वालियर अभियान, और यह इसके जीवन का अंतिम अभियान था। और इसी अभियान से जब वो लौट रहे थे तो जलाली नामक एक जगह के पास लू लगने से इसकी मृत्यु हो गई। तभी का जमाना था, है ना, डॉक्टर का कोई सुविधा नहीं, रथ में आ रहा है, घोड़े पे आ रहा है, धूप गर्मी बरसात में आ रहा है, तो उसी में इसको लू लग गया। और लू लगने के बाद आपको पता है ना, लोग बेहोश होकर गिर जाता है, उसी में ये बेहोश होकर गिरे और नहीं बच पाए, इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था वो सिकंदर लोदी शासक बना, और पूरे लोदी वंश का सबसे महान शासक इसी को कहा जाता है। पूरे लोदी वंश का सबसे महान शासक कौन था? ये अगर पूछा जाएगा तो सिकंदर लोदी, नो डाउट। इसका कार्यकाल है 1489 से 1517। ठीक है, लेकिन यह क्रूर शासक था, यह कठोर शासक था। जिस प्रकार बहलोल लोदी अपने अमीरों के साथ समानता का व्यवहार करता था, इसने नहीं, शासक बड़ा चीज है ना, वो बड़े बड़े राजगद्दी पे बैठता था और सरदारों को नीचे रखता था। यानी अब क्या हो गया? गैप बन गया। ठीक है, इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, उसका हालांकि मूल नाम जान लीजिए, निजाम खान था। यह भी प्रश्न आता है, सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? निजाम खान। इसकी माता जयबंद
एक हिंदू सुनार की पुत्री थी, यानी कह सकते हैं यह एक हिंदू माता से उत्पन्न पुत्र था। और इतिहास गवाह है, दिल्ली सल्तनत गवाह है, जो जो शासक हिंदू मां से उत्पन्न हुआ है वह ज्यादा क्रूर हुआ है और ज्यादा उसने हिंदुओं पर अत्याचार किया है। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को सच्चा मुसलमान सिद्ध करने के चक्कर में हिंदुओं पर कह सकते हैं वह जुल्म करता था, क्योंकि वह हिंदू पर जितना जुल्म करेगा मुसलमान वर्ग उसे अपना ज्यादा हितैषी समझेगा। इस प्रकार की सोच रहती है। तो जयबंद नामक हिंदू सुनार की पुत्री से उत्पन्न यह निजाम खान, जो कि सिकंदर लोदी के नाम से फेमस हुए, इसने प्रशासनिक और आर्थिक कुछ सुधार किए थे, उसको भी जानना चाहिए आपको। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी जानना चाहिए। प्रशासनिक सुधार में सबसे पहले राजत्व में परिवर्तन हो गया। राजत्व में परिवर्तन यानी अब क्रूरता आ गई, ताकत आ गया ना। शासक जो है ना, जो सुल्तान है ताकतवर है, इसको इसने दिखाया। बहलोल का क्या था? समानता की नीति, सब अमीर और हम भी अमीर हैं, बस है कि हमारा पद बड़ा है, हम काम कर रहे हैं साथ में, लेकिन मिलके काम करेंगे, एक ही कॉलेज में बैठेंगे। इसने कहा नो, ये नहीं चलेगा, है ना। इसने इस नीति को त्यागा और सुल्तान की गरिमा को पुनः बलवन की तरह स्थापित करने का प्रयास किया। और जो भी सरदार या अधिकारी होते थे हाथ जोड़कर खड़े रहना है ना। जब सुल्तान आएंगे, है ना, हाथ जोड़कर खड़े, यानी तुमको दिखाना चाहते थे कि मैं बड़ा हूं, तुम लोग छोटा हो। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना 1504 में होती है, जब इसने आगरा शहर की स्थापना, वही आगरा जहां पे ताजमहल है, ठीक है। तो आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ही आगरा शहर का संस्थापक था। कब बना आगरा? तो 1504 में। क्यों? राजस्थान के शासक जो थे ना, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने आगरा शहर की स्थापना की। 1506 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत का राजधानी भी बना दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने करी? सिकंदर लोदी ने। क्यों करी? राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के लिए, राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के लिए। और आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी कब बनाया? तो 1506 ईस्वी में, ठीक है। 1506 ईस्वी में से राजधानी बनाया। इसके अलावा इसने कुछ चीजें की थी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न आ सकते हैं। इसने भूमि की माप के लिए, भूमि के माप के लिए अपने नाम से जुड़ता गज ए सिकंदरी एक पैमाना चलाया। भूमि के माप के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना चलाया। गज ए सिकंदरी का माप कितना था? 30 इंच, ठीक है। 30 इंच इक्वल टू एक गज ए सिकंदरी, जो कि बाद में काफी समय तक चला। मुगल काल की स्थापना जब बाबर ने कर दी, बाबर हुमायूं तक यही चला। अकबर ने जब इलाही गज लाया तब ये आपका गजे सिकंदरी को खत्म किया गया। यानी सिकंदर लोदी ने जो गजे सिकंदरी शुरू किया था भूमि के माप के लिए, वो मुगल काल में भी चला और अकबर के समय फिर इसको समाप्त किया गया। इसने अनाज पर से चुंगी यानी टैक्स हटा दिया। अनाज पर जो टैक्स लिया जाता था जकात, उसको इसने हटा दिया। ये इसकी अच्छी काम मान सकते हैं इसको। बरीद, बहुत ज्यादा बरीद यानी गुप्तचर, गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। अगर साम्राज्य में कहीं थोड़ा सा भी कुछ होता था ना, इसको जानकारी मिल जाता था, क्योंकि आपके घर के आसपास इसका गुप्तचर का जाल बिठा दिया था। स्पाई, जासूस हर जगह मिलता था, ताकि कहीं भी सत्ता विरोधी गतिविधि हो इसकी जानकारी तुरंत दो। गजब। जिससे भी आप देखते हैं इजराइल का मोसाद किससे काम करता है, ठीक है, उसी प्रकार का ये काम करता था। इसलिए लोगों के अंदर डर लग रहा था इसके, है ना। पता नहीं अगर कुछ भी बोलेंगे, घर के अंदर भी बोलने से डरते थे सिकंदर लोदी के खिलाफ। ये पता नहीं सुल्तान को पता चल जाएगा, और लोगों को लगता था इसके पास कुछ भूत है, जादू मंत्र है जिससे जान जाते, लेकिन नहीं, इन्होंने हर एक घर में चुपके से जासूस फैलाकर रखा था, ठीक है। साहित्य और कला में भी इसकी रुचि थी, और साहित्य कला में ये खुद भी कविताएं लिखते थे। सिकंदर लोदी खुद भी कविताएं लिखते थे, और वो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखती थी। आपसे प्रश्न ये भी आता है कि गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? तो सिकंदर लोदी। गुलरुखी किस भाषा में लिखता था? तो फारसी में। ये भी याद रखिएगा, फारसी में। इसके अलावा इसने लज्जत-ए सिकंदर शाही नामक संगीत ग्रंथ की रचना भी इसी के काल में हुई, जो भारतीय संगीत पर फारसी में लिखा गया पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपसे पूछा जाएगा लज्जत-ए सिकंदर शाही का संबंध किस चीज से है? तो संगीत से है। किस भाषा? तो फारसी भाषा में लिखी गई है। इसी प्रकार आयुर्वेद का ग्रंथ है,
आयुर्वेद का ग्रंथ है जो कि तिब्बत सिकंदरी, आयुर्वेद का एक ग्रंथ है तिब्बत सिकंदरी, ठीक है, तिब्बत सिकंदरी। और दूसरा है फरहंगे सिकंदरी नाम से इसने अनुवाद किया आयुर्वेद के ग्रंथों का, फारसी में अनुवाद किया जिसका नाम रखा तिब्बत सिकंदरी, और एक का रखा फरहंगे सिकंदरी। ये दोनों किससे संबंधित है? आयुर्वेद यानी चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। जैसे लज्जत सिकंदरी किससे था? ये क्या चीज? संगीत से। और तिब्बत सिकंदरी और फरहंगे सिकंदरी ये दोनों किससे था? आयुर्वेद से। याद रखिएगा इन सभी फैक्ट्स को। अब देखिए धार्मिक कट्टरता इसका समझिए, कितने ये कट्टर थे। इसने जो हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी मंदिर है, इसने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर पर अटैक किया और वहां के मंदिर की मूर्ति को इसने तोड़ दिया, है ना, हिंदुओं को परेशान करने के लिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए और मुसलमानों को खुश करने के लिए, है ना, ज्यादा कट्टर सिद्ध करने के लिए मंदिर के मूर्ति को तोड़ दिया, टुकड़ा कर दिया। और उसको जो कसाई होता है ना, जो आपका कह सकते कि जो बकरा वगैरह काटता है कसाई, उसको दे दिया, बोला कि बटखरा के रूप में इसको यूज करो, है ना। मांस अगर तुमको तोलना है तो क्या चीज से तोलोगे? इस मूर्ति का टुकड़ा से, इसी से तोलो, ठीक है। यानी उसको नष्ट, उसको नीचा दिखाने का इसने प्रयास किया। इसने बोधन नामक ब्राह्मण को केवल इसलिए मृत्युदंड दिया कि उसने कहा था हिंदू और इस्लाम दोनों सच्चे धर्म है। क्या कहा? दोनों सच्चे धर्म है, मतलब इसका कहना है हिंदू सच्चे धर्म नहीं है ये कहो, लेकिन उसने कहा हिंदू और इस्लाम दोनों सच्चा धर्म है, इसीलिए उसको फांसी दे दिया। कुछ उसका कह सकते दोष नहीं था। यानी एक प्रकार से धार्मिक कट्टरता से ये भरे हुए थे। तो ये सिकंदर लोदी से जुड़ा हुआ सेशन था। अब हम लोग इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बारे में जानते हैं, ठीक है। इब्राहिम लोदी, इसका कार्यकाल 1517 से 1526 यानी पानीपत के प्रथम युद्ध तक था। सिकंदर लोदी का ये पुत्र था, इसके बाद शासन बना और इसने भी कठोर नीति अपनाई, बस अपने पिता के ही राह पर चला, कठोर नीति अपनाई और थोड़ा घमंडी और कह सकते हैं कि उदंड प्रवृत्ति का व्यक्ति था ये, ठीक है। इसका कहना था राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, इसीलिए इसने किसी से भी अपना जो इसका अपना वंश का था उससे भी अच्छा संबंध इसने नहीं रखा। इसका कहना था राजा का कोई सगा संबंधी होता ही नहीं है, यानी किंगशिप नोज नो किंगशिप, किंगशिप नोज नो किंगशिप। उसने पुराने अफगान सरदार जो थे उसके अपने एक एग्जांपल देखिए, आजम हुमायूं जैसे सरदार को जेल में डाल दिया, किसी से कोई लगाव नहीं रखा, नहीं अपने चाचा से, नहीं आसपास के किसी से, और वही इसके पतन का कारण भी बना। हालांकि इसने अपने जीवन काल में एक युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं खतौली, है ना, खतौली युद्ध ज्यादा फेमस है, कहीं के उसको घटोली भी मिलता है। इसने खटोली या घटोली जो भी मिलेगा युद्ध 1517 में लड़ा और इसमें राणा संगा के साथ युद्ध किया इसने। राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में पराजित कर दिया और कहा जाता है राणा संगा का जो एक हाथ कट गया था ना, पूरा एक हाथ कट गया था इसी युद्ध में, राणा संगा का एक हाथ कट गया, लेकिन फिर भी वो युद्ध जीते थे। राणा संगा का हाथ, एक हाथ किस युद्ध में कटा था? खटोली का युद्ध में। कब हुआ था? 1517 में। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हारे थे। इसका विद्रोही स्वरूप था, है ना, विद्रोही स्वभाव के व्यक्ति थे और घमंडी थे, किसी की बात को नहीं मानते थे। इसीलिए इसके कार्यकाल में पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी, नाम याद रखिएगा, दौलत खान लोदी, और इसका खुद का चाचा, है ना, इसके खुद के अंकल जिसका नाम था आलम खान, ये दोनों इससे रुष्ट थे। और इसी के कारण जब बाबर भारत पर आया इन दोनों ने उसका सहयोग किया और बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण करने के लिए उकसाया। यह भी प्रश्न आता है कि बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था? तो दौलत खान लोदी और उसके चाचा आलम खान लोदी। दौलत खान लोदी कौन थे? पंजाब के सूबेदार थे, और चाचा थे उसको आलम खान लोदी, आलम खान उसके चाचा थे, ठीक है, उसी ने आमंत्रित किया था। और इसी प्रकार अब आमंत्रण के बाद बाबर ने भारत पर अटैक किया और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध में बाबर के द्वारा युद्ध के लिए तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तोपखाने का प्रयोग किया जाता है, और इसके कारण इब्राहिम लोदी चारों खाने चित हो जाता है और युद्ध भूमि में ही लड़ते लड़ते इब्राहिम लोदी शहीद हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और पूरे इंटायर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में
एकमात्र सुल्तान ये हैं जो कि रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, यानी युद्ध करते हुए मारे गए। ऐसा कोई भी अभी तक आपने सुल्तान देखा था? जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया मीडियाबल यूनिवर्सिटी, कोई भी युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए नहीं मारा जाता। यह युद्ध क्षेत्र में एकमात्र सुल्तान है पूरे दिल्ली सल्तनत का, ये युद्ध भूमि में लड़ते हुए ये शहीद हुए थे। अब देखिए लोधी आर्किटेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए हम लोधी आर्किटेक्चर नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण होता है और ये आपके जेट के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। कितने टाइप के आर्किटेक्चर थे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब लोधी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। मकबरों का काल कहा जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा मकबरों का काल किसके शासनकाल को कहते हैं? तो लोधी शासनकाल को मकबरों का काल किसने कहा है? पर्सी ब्राउन ने लोधी काल को मकबरों का काल कहा है। या आप ये भी पूछा जाए किस कह सकते हैं इतिहासकार ने लोधी वंश को, लोधी काल को मकबरों का काल कहा है? तो पर्सी ब्राउन ने। दो प्रकार के मकबरे इस दौरान बनते थे, अष्टकोणीय और एक होता चतुर्भुजीय। अष्टकोणीय जो मकबरा होता था वो सुल्तानों के लिए होता था, शासक के लिए होता था, और चतुर्भुजीय जो मकबरा होता था वह अमीर वर्ग और सरदारों के लिए होता था। दोनों के अंतर को समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे मकबरा, तो यहाँ पर दो तीन चीजें और भी इसकी विशेषता है। दोहरा गुंबद, मकबरा में दोहरा गुंबद लगाने का सिलसिला भी लोधी कार्यकाल में हुआ। यहाँ पर पहली बार मकबरा में भवन को मजबूती देने के लिए यहाँ पर डबल गुंबद, ठीक है, डोम का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार मौट की मस्जिद भी इस कार्य में बनी जो काफी प्रसिद्ध है। मौट की मस्जिद को इसके जो वजीर थे मियां भुइयां, इसका नाम था मियां भुइयां, उसी ने मौट की मस्जिद को बनाया था और इसे लोधी स्थापत्य का मोती कहा जाता है। बहुत ही शानदार है। तो लोधी स्थापत्य का कह सकते हैं मोती किसको कहते हैं? मौट की मस्जिद को। मौट की मस्जिद को किसने बनाया? तो सिकंदर लोधी के वजीर मियां भुइयां ने बनाया था। आप लोधी गार्डन जब भी आप दिल्ली जाएंगे तो लोधी गार्डन को लोग घूमने जाते हैं, बेहतरीन है, ठीक है। लोधी वंश क्या ये काफी शानदार कह सकते हैं देन है। भारत में आज भी पर्यटक स्थल में इसका उपयोग होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कह सकते इस काल को जानने के सोर्सेस हैं, उसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ना नहीं मतलब उसको आपको याद करना चाहिए ताकि आपको सोर्सेस से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा तो आप कर पाएंगे। यहाँ पे ये मैचिंग में आ सकता है, ठीक है, इसलिए हमने डाल दिया है। यहाँ पर आपके लिए 4 पुस्तकों का सूची है, इसको याद कर लीजिएगा जो मैचिंग में दे सकता है। एक पुस्तक है वाकयात ए मुस्ताकी, पुस्तक का नाम है वाकयात ए मुस्ताकी, इसके राइटर है रिजकुल्ला शाह मुस्ताकी, ठीक है। लोधी काल का सबसे विश्वसनीय स्रोत, लोधी वंश के बारे में जानकारी लेना है तो सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन है? वाकयात ए मुस्ताकी। किसने लिखा है? रिजकुल्ला मुस्ताकी ने लिखा है। दूसरा पुस्तक है तारिक ए सलातिन ए अफगाना, तारिक ए सलातिन ए अफगाना, इसे अहमद यादगार ने लिखा है। सब राइटर को नाम याद रखना है। अगला तारिक ए खान ए जहानी, तारिक ए खान ए जहानी, इसको लिखा है आपका नियामतुल्लाह ने। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है मखजन ए अफगानी, ठीक है। तारिक ए खान ए जहानी लोधी, इसका नाम है दूसरा मखजन ए अफगानी। इस पुस्तक को लिखा है नियामतुल्लाह ने। एक पुस्तक है लास्ट में तारिक ए दाऊदी, इसको लिखा है अब्दुल्ला ने। इस 4 पुस्तक और उसके राइटर का नाम भी आपको याद कर लेना है। और साथियों आप सभी के लिए बता दूं कि हमने पहले भी बता दिया था कि मेगा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है हमारे ऐप पर, जो कि हमने वहां पर आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है कि क्लासेस हम लोग 10 मार्च से वहां पर प्रैक्टिस सेट 10 मार्च यानी 2 से 3-4 दिन है आपका। 10 मार्च से वहां पर प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो जाएगा जहां आपको 1000 एमसीक्यू मिलेगा हिस्ट्री का, ठीक है। पेपर 2 का कितना एमसीक्यू मिलेगा? 1000। और ये एमसीक्यू कैसा रहेगा? बिल्कुल लेटेस्ट यूजीसी नेट के पैटर्न पर, जहां पे आपको मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू मिलेगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी लग जाएगा। और सिर्फ 99 में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलना है। इसके लिए क्या करना है? आपको अभी से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी कीजिएगा। और जैसे ही 10 तारीख हम लोग प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर देंगे सबके लिए, ये सबके लिए रहेगा, ठीक है, सभी के लिए, कोई भी इस प्रैक्टिस सेट में भाग ले सकता है। इसमें आप अगर कर सकते हैं कि डाउनलोड करके रखते हैं तो आपको 10 तारीख को मैसेज चला जाएगा,
नोटिफिकेशन जाएगा और आप बिल्कुल कम समय में आप सारे प्रैक्टिस को बना लेंगे, ताकि एग्जाम के पहले जो आप एग्जाम दे रहे हैं ना, कम से कम आप 2 प्रैक्टिस सेट लगा सकते, 2 बार। यहाँ अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट को हमने नहीं रोका है, आपको जितना बार चाहिए अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। यानी आप प्रयास कीजिए कि इस 1000 MCQ को एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 बार आप बना लीजिए। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए क्लासरूम में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।